हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और दोस्तों, मैंने इन दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर सारे ईयर के या सारे सेट आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं। और दोस्तों, आरआरबी से रिलेटेड आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आरआरबी ने अभी तक 2014 से लेके 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम्स कराए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, ताकि जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है वो हम अच्छे से समझ सकें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और टॉपिक वाइज करने का दोस्तों ये भी फ़ायदा है कि हमारा वो टॉपिक जो है वो टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाए और हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो दोस्तों, आरआरबी की वो जो प्लेलिस्ट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। और कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए ये सारी जीके के वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। और दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल या एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सारी ही वीडियोस बहुत यूज़फुल हैं, चाहे वो कांस्टेबल की हो चाहे वो एसआई की हो। क्योंकि लगभग दोस्तों दोनों का ही पेपर पैटर्न सेम है। दोनों में ही 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसआई का हो चाहे वो कांस्टेबल का हो, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के और 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। दोस्तों, जीके का लेवल वही होता है और इसमें स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछी जाती है, जो कि हम अच्छे से एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और जो दोस्तों इसकी व्याख्या कवर करते हैं, इससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स बनते हैं वो हम सारे कवर कर लेते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो दोस्तों, आप ये सोच के सिर्फ ना करिए कि आप सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, ये सोच के भी करिए कि आपके और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार भी हो रहे हैं। तो आप लोगों को तीनों प्लेलिस्ट सेव कर लेनी है अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जीके का दोस्तों सबका सिलेबस सेम ही है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे कि यूपी पुलिस में पॉलिटी पूछी जाती है या स्टैटिक जीके, आरपीएफ में थोड़ा सा साइंस वगैरह पूछ ली जाती है ज़्यादा, बट जीके का सिलेबस सारे एग्जाम्स के लिए वही है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, हम लोग इसकी पिछली वीडियो में इसके पीछे के 25 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। चलिए इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आगे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सोपानी प्रभाव। जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह सोपानी प्रभाव दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंटार्कटिका में। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। इस महाद्वीप पर मनुष्य नहीं रहते हैं। इसका 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पंच चिन्हित सिक्के। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। यह भारत में सबसे पुराने सिक्के थे। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा की नींव रखी थी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण किसने की या किसने ये परंपरा स्टार्ट की? तो यूनानी शासकों ने। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किससे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम भारत के उत्तम प्रशासन के लिए द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और इस अधिनियम द्वारा 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसदीय प्रथा में। व्हिप के पद का उल्लेख ना तो भारत के संविधान, सदन के नियमों और ना ही सदन और संसदीय कानून में किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है, जो संसद के विधानसभा या सदन के अंदर पार्टी के प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेलगाम। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1924 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कर्नाटक के बेलगाम में अधिवेशन आयोजित हुआ और यह अधिवेशन गंगाधर राव देश पांडे के प्रयासों के कारण बेलगाम में आयोजित हुआ। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी पहली बार और आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ है बंजर, जहां कोई भी मानव अथवा जीव अधिवास नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकमुश्त कर। एकमुश्त कर कराधान का एक विशेष तरीका है जो कर लगाने वाली इकाई की वास्तविक परिस्थिति के बजाय एक निश्चित राशि पर आधारित होता है। इसमें कर अदायगी थोड़ा थोड़ा ना करके एक बार में ही कर दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गतिक ऊर्जा। गतिक ऊर्जा भौतिकी में एक मौलिक अवधारणा है जो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का वर्णन करती है और यह एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक जूल है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे और इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो दोस्तों संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वित्त एवं स्टॉक समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के के.एम. मुंशी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्टर। एस्टर में फलों जैसी सुगंध आती है। इसकी सुगंध तब उत्पन्न होती है जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक समूह ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ बंधा हुआ कार्बन के साथ जुड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि एटक की स्थापना 1920 ईस्वी में बम्बई में की गई थी और इसकी स्थापना का मूल कारण 1919 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की प्रेरणा से हुई थी और इसके संस्थापक एन.एम. जोशी और अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा महामंत्री दीवान चमनलाल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के किया था। उन्होंने लगभग 50 किसानों को संगठित किया जिसका उद्देश्य डाका डालकर धन एकत्र करना और संचार व्यवस्था को बंद करना था। फड़के को 1877 ईस्वी में पड़े भयंकर अकाल तथा रानाडे के धन के बहिर्गमन पर दिए गए व्याख्यान से प्रभावित किया था।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शनि। शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसकी विशेषता दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों, पहला सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और इसकी विशेषता है, इसके तल के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सौरमंडल के सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, अर्थात इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 1937 में। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1940 को। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अपने अगस्त प्रस्तावों को घोषित किया। और इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान थे, नंबर 1, अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट दूसरा था दोस्तों, युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कनाडा। कनाडा की तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 20,000 क्षमा चाहूँगी दोस्तों, लगभग 2,02,080 किलोमीटर है। और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटीबॉडीज। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है और यह एक प्रोटीन है जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एंटीबॉडी हमारे रक्त में मौजूद ल्यूकोसाइट बनाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए और अच्छे से कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि मैं और अच्छे से मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्तूप क्या है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, समाधान टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ दोस्तों ढेर होता है और यह एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? दोस्तों ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों इसका नॉर्वे सही होगा। बाकी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और दोस्तों अगर 2022 की मानव विकास सूचकांक 2022 में भी नॉर्वे प्रथम स्थान पे था। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक, दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसमें आपके कई क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, तो व्याख्या जरूर ध्यान से सुना करिए। जैसे कि ये पूछा जाता है बहुत बार कि किस अर्थशास्त्री ने ये स्टार्ट किया था, तो महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी थे, अमर्त्य सेन ये भारतीय थे तथा उनके सहयोगियों ने किया। यह एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना 15वीं
जनगणना की तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य दोस्तों, तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग सामान्यतः निम्न रूपों में पाई जाती है। M1, M2, M3 तथा M4। M1 मुद्रा पूर्ति का संकुचित तथा सबसे महत्वपूर्ण मापक है। M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक मापक है। M1 सबसे तरल तथा M4 सबसे कम तरल है। ज्ञातव्य है कि M1 मुद्रा आपूर्ति का एक संकीर्ण माप है जिसमें मुद्रा मांग जमा और बचत जमा सहित अन्य तरल जमा शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP की सिफारिश की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। दोस्तों हमारे आज के सेट के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। हम लोग अगला सेट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए और इसके जो जितने भी की पॉइंट्स हैं उन्हें आप लोग बार बार रिवाइज करिए।